जय हिंद दोस्तों, मैं हर्ष आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ हिमाचल प्रदेश आर्ट कमीशन की इस सीरीज़ में। इस सीरीज़ में हम हर एक वीडियो में बात कर रहे हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस की और हमने ये सीरीज़ शुरू की हुई है जिसमें कि पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन एक ही वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं और ये टॉपिक वाइज़ रह रहा है। जैसे कि अगर मैं आज की बात करूँ तो हमारे जो हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं वो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। ज्योग्राफी की बात करूँ, इंडियन ज्योग्राफी में भारत से संबंधित भारत का भौगोलिक क्षेत्र उससे संबंधित है। अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी की तो ये क्वेश्चंस जो हैं वो प्लैनेट्स और स्टार से संबंधित हैं और इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो ये बेसिक इकोनॉमिक्स से संबंधित है। पॉलिटी की बात की जाए तो ये संविधान सभा से क्वेश्चंस होंगे। चलिए हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन देखते हैं। धौलावीरा राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में धौलावीरा स्थित है? ऑप्शन हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। देखिएगा ये क्वेश्चंस आपके हर एक एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे जहां पे भी आपसे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न पढ़ें। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस सभ्यता से जुड़ी हुई है? धौलावीरा कौन सी सभ्यता से जुड़ा हुआ है? बोलेंगे सर सिंधु घाटी सभ्यता से। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखें। डैश में पाया गया विशाल स्नानागार हड़प्पा सभ्यता की एक विशेषता था। कहाँ पे विशाल स्नानागार पाया गया था? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। द ग्रेट बाथ फाउंड इन डैश। तो कहाँ पे ये मोहनजोदड़ो में देखने को मिला था? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। वर्ष 1920-21 के आसपास नदियों के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला। कौन-सी नदी के किनारे कौन-सी नदी के किनारे हड़प्पा स्थान हमें मिला? और ये हड़प्पा कब मिला था? कब खोजा गया? 1921 में। ऑप्शन झेलम, रावी, चिनाब, सिंधु। सही आंसर हो जाएगा रावी नदी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? अगर हम आज की बात करें तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। अभी इनमें से क्या वो सिंध में है, पंजाब में, गुजरात में, बलूचिस्तान? देखो पंजाब और गुजरात तो होगा नहीं। सिंध इसका सही आंसर होगा जो कि पाकिस्तान का क्षेत्र है। अगला प्रश्न देखिए। हड़प्पा सभ्यता का डैश शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सील बनाना, धातु की वस्तुएं बनाना, मृत्तिका बनाना और तांबे का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शहरी उत्पाद के लिए भी प्रसिद्ध। क्या-क्या बोला है इन्होंने? बीड मेकिंग, बीड बोले मन के बनाना, सील मेकिंग, मेटल ऑब्जेक्ट्स, पॉटरी एंड कॉपर वर्क। इससे संबंधित कौन सा स्थान था? तो भई मन के बनाने वाला शहर याद आ रहा होगा, कौन-सा हो जाएगा? लोथल इसका सही आंसर नहीं होना चाहिए भई। लोथल में तो हमारा क्या था? एक बंदरगाह था। तो बोलेंगे मन के बनाने के कारखाने कहाँ से मिले थे? चहुंदड़ों से मिले थे, लेकिन ऑप्शन में चहुंदड़ों नहीं। तो अब दूसरी बात भी आ जाती है कि और भी जगह से हमें मन के बनाने के साक्ष्य मिले हैं और वो ऑप्शन नंबर डी होगा लोथल। ये सारे के सारे काम कहाँ पे? लोथल में। लोथल में ध्यान में बात करें। अगला प्रश्न देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता के डैश स्थल का सबसे पहले उत्खनन किया? सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल का कौन से स्थल का सबसे पहले कौन सा स्थल खोजा गया था? बोलेंगे हड़प्पा खोजा गया था सर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही रहेगा। अगला प्रश्न। रंगपुर की खुदाई के दौरान एक मुहर डैश की पाई गई थी। यानी कि रंगपुर में जब खुदाई की तो हमें एक ऐसी मुहर मिलती है जिसपे कि एक साइन बना हुआ था और वो साइन कौन सा था? ओम का, त्रिशूल का, स्वस्तिक का या कलश का? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्वस्तिक का चिन्ह हमें देखने को मिला हुआ है। आगे बढ़ें अगला प्रश्न। हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया। कौन सा स्थल इनमें से गुजरात में होगा? तो भई पहली ही बात आ जाएगी लोथल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह। अगला प्रश्न। सिंधु सभ्यता के डैश स्थल से अन्न के भंडारण के साक्ष्य मिले हैं। अन्न के भंडारण के ग्रेन स्टोरेज, ग्रेनरी भी हम जिसको बोल सकते हैं। कौन सा सही आंसर हो? लोथल, रंगपुर, कालीबंगा या फिर धौलावीरा? सही आंसर है धौलावीरा से मिले हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए। पुरातात्विक स्थल सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा कहाँ पे है?
बोलेंगे राजस्थान, हरियाणा, गुजरात या फिर पंजाब? तो सही आंसर हो जाएगा हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा में सुरकोटला है। सुरकोटला से हमें क्या मिले? घोड़े के साक्ष्य मिले। इसके भई घोड़े के साक्ष्य मिले थे। घोड़ा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। होता है 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में डैश ने हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। इनकी सीधी सी बात बोल रहा है 1944 में जो भारत का पुरातत्व सर्वेक्षण है उसके डायरेक्टर जनरल के रूप में किसने काम किया था या किसने जगह ली थी? ऑप्शन है सर मार्टिन व्हीलर, जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी या फिर दयाराम शाह। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर मार्टिन व्हीलर। ध्यान में बात रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध सिंधु घाटी थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई प्रसिद्ध भारतीय पुरातत्विद डैश द्वारा की गई थी। तो मोहनजोदड़ो की जो खुदाई थी वो किसके द्वारा की गई? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। बात करेंगे दयाराम साहनी की, तो इन्होंने तो हड़प्पा की करी थी, हड़प्पा स्थल की। और आर डी बनर्जी इसका सही आंसर होगा, इन्होंने मोहनजोदड़ो की खुदाई करी थी। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता डैश ईसा पूर्व पूर्व दक्षिण में तथा घाटी के मैदान क्षेत्र में उत्तर में फैली थी। बिल्कुल ठीक है भाई। कब, कहाँ, कब की बात हो रही है भाई? ये लगभग लगभग 2700 की या 2500 की बात करेंगे हम, है ना? तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। यही समय है सिंधु घाटी सभ्यता का। 2500 से कितना बोलेंगे? 1750 ईसा पूर्व की बात होती है। तो यहाँ पे लगभग लगभग 2700 की बात हम करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ जी, देखें, डैश का विकास 5000 ईसा पूर्व से मालवा के दक्षिण और गुजरात के पश्चिम गंगा घाटी के पश्चिम क्षेत्र में हुआ। किसका विकास? 5000 ईसा पूर्व की बात हो रही है। ओके। तो देखो, अगर मैं बात करूं 2500 से, तो समय शुरू होता है हमारा हड़प्पा का, तो हड़प्पा तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए और ना ही ऑप्शन में दिया हुआ है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, चालकोलिथिक संस्कृति। ठीक है, चालकोलिथिक संस्कृति। चलिए, आगे बढ़े। अगला, हड़प्पा सभ्यता 2500 ईसा पूर्व के आसपास विकास किया था। ठीक है जी। आज उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? प्राचीन भारतीय सभ्यता कहते हैं, भारत की सबसे पुरानी सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखें, भारत का इतिहास सिंधु सभ्यता के जन्म से शुरू होता है। ठीक बात। जो लगभग डैश वर्ष पुरानी है। कितने वर्ष पुरानी है? ये प्रश्न यहाँ पे पूछा है। तो अगर मैं बात करूँ, देखो अभी के समय की अगर मैं बात करता हूँ, ये मैं 0 पॉइंट ले लेता हूँ। 0 से पीछे चले जाएँगे तो ये 2500 की बात है, यानी कि 2500 वर्ष तो यहाँ पे हो गए। और अगर आगे बात करूँ तो 2025 अब चला हुआ है, तो इसमें 2025 और ऐड कर दूँगा। बोलो ठीक बात है सर। तो कितना हो गया? 4525 हो गया, यानी कि लगभग-लगभग 4000 वर्ष पुराने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक होगा। आगे बढ़े। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, क्या थी भई? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो बोलेंगे सर कि ये जो ईंट के बने मकान हमें देखने को मिले, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता है, क्या है भई? नवपाषाण सभ्यता, कांस्य युगीन, लोहे युगीन या फिर ताम्र युगीन? तो कांस्य युगीन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा। इसको हम कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कांस्य का प्रयोग इस सभ्यता में किया गया। अगला प्रश्न नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के लोग डैश बनाने के लिए तांबे और टीन का मिश्रण करते थे। क्या बनाने के लिए? लोहा, कांस्य, चांदी या फिर स्टील? तो इसका आंसर हो जाएगा कांस्य, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल ठीक बात है। ध्यान रहे कि ये जो लोग थे सिंधु घाटी सभ्यता के, इनको अभी लोहे की जानकारी नहीं। आगे बढ़े नेक्स्ट। हाँ जी, इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान देना भाई। वह राज्य जिसकी सीमा भूटान से नहीं मिलती है। भूटान से किसकी सीमा नहीं मिलती है? ये प्रश्न पूछा गया है। भई कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। भूटान से, अरे सिक्किम की मिलती है, पश्चिम बंगाल भी, अरुणाचल, मेघालय इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
इसकी सीमा भूटान से नहीं मिलती। अगला प्रश्न, कर्क रेखा होकर गुजरती है कहाँ-कहाँ से? देखो 8 राज्यों से। हमने पहले भी बोला था मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़। है ना? इस तरह से हमने याद किया था। तो कौन-कौन सा? त्रिपुरा, हाँ जी, त्रिपुरा हो जाएगा, मिज़ोरम, मिज़ोरम भी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल बिल्कुल ठीक है, पश्चिम बंगाल भी हो जाएगा। ये तीनों के तीनों तो गुजरती हैं। असम, असम से नहीं गुजरती है, ये वाला गलत हो गया। पंजाब से नहीं गुजरती है, बिल्कुल। जम्मू कश्मीर से तो बिल्कुल ही। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, अगर कोई स्थल विषुवत रेखा 4 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, तो वहाँ सबसे अधिक तापमान और आर्द्रता होगी। बिल्कुल ठीक है। तो पूछा क्या है इन्होंने? यहाँ पे क्या होगा? अच्छा, ऑप्शन में ही दे दिया सबसे अधिक तापमान और आर्द्रता। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। अधिक तापमान व अधिक आर्द्रता। मतलब यहाँ पे बोलने की बात है ये जो हमारी इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा तापमान देखने को मिलता है, तापमान और साथ में अधिक आर्द्रता भी देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देखिए, भू क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत डैश स्थान पर है। क्षेत्रफल के आधार पर बात की गई है कि भारत का स्थान कौन-सा है? 7वां हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, भारत का वह नगर जो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है। कर्क रेखा के सबसे नज़दीक, ठीक है? और ये सिटी की बात कर रहा है। देखो कन्याकुमारी तमिलनाडु ये तो नहीं होगा भई, कर्क रेखा इधर है ही नहीं। बिहार में है, त्रिपुरा में है, झारखंड में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उदयपुर। ठीक है? उदयपुर। और एक बात और ध्यान में रखनी है, त्रिपुरा, त्रिपुरा जो है वो कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के उत्तर में है, नॉर्थ में। आगे बढ़ते हैं। अगला, वो भारतीय प्रदेश जो कर्क रेखा के उत्तर में है। आ गया प्रश्न वही, कौन-सा? त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, कितने भारतीय राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? अभी हमने बोला 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का बिंदु है। ओके, ठीक है। क्या बोला है? ये हमारी कर्क रेखा हो गई, बिल्कुल ठीक है। और देशांतर की जो 80 डिग्री वाली लाइन है, 80 डिग्री वाली लाइन, वो वाला, वो जो जहाँ पे काटती है वो कौन-सा जिला नहीं, स्टेट है, कौन-सा स्टेट है? भई इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न देखें, भारत के डैश राज्य का सबसे लंबा समुद्री तट है? इसका सबसे लंबा समुद्री तट है गुजरात आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़े? हाँ जी। मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है कौन? देखो मालदीव, मालदीव की बात करेंगे, ठीक है जी, मालदीव। और भारत के साथ, भारत की बात करूँ मैं, तो समुद्री सीमा कौन-सा चैनल बनाता है? कितना डिग्री चैनल बनाता है? भई सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, हाँ जी, कौन-सा ऑप्शन? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 डिग्री चैनल। तो यहाँ पे हमारा लक्षद्वीप है, मालदीव आ जाता है। 8 डिग्री चैनल आपने ध्यान में रखना है। आगे बढ़ें? क्या बोलता है? टैरैप लोकेटेड एट व्हाट लॉन्गिट्यूड इज टैरैप या त्रारू जिसको हम बोलते हैं, वो कितने देशांतर पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा 97 डिग्री। हाँ जी, ये इस तरह का क्वेश्चन है। आगे देखिए, अगर अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 5 बजे पर होता है, तो गुजरात में अनुमानित सूर्योदय का समय क्या होगा? देखो, अगर मैं बात करूँ तो सूर्य उदय जो हमारा भारत है, हर स्टेट में या हर स्थान पर एक ही समय पर सूर्योदय नहीं होता है। सीधी-सी बात है, सूर्य पूरब से उदय होता है, तो पूरब वाले राज्यों में सबसे पहले उदय होगा, उसके बाद जो है वो धीरे-धीरे पश्चिम की ओर बढ़े। बिल्कुल ठीक है। तो अगर अरुणाचल प्रदेश और गुजरात की बात करें तो यहाँ पे लगभग-लगभग 2 घंटे का फ़र्क पड़ जाता है। तो अगर अरुणाचल प्रदेश में ये 5 बजे उग रहा है, तो गुजरात में कब उगेगा सूर्य? 7 बजे। कितने बजे? 7 बजे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक होगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न। भारत का वह राज्य जहाँ सूरज सबसे पहले दिखाई देता है, अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी राज्य यही है। अगला प्रश्न। भारत में सूर्योदय की पहली किरण किस देशांतर रेखा पर दिखाई देती है? किस देशांतर पर?
अरे! देखो हमने देशांतर में पढ़ा था कि भारत का विस्तार कितने से कितने है, तो सबसे पूर्वी पॉइंट पर ये हमें देखने को मिलेगा और वो कितना है 82। यस 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े अगला। भारत का ग्रीनविच कहा जाने वाला राज्य, भारत का ग्रीनविच कहा जाने वाला राज्य कौन सा होगा? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर उज्जैन? भई क्या आंसर होना चाहिए इसका? कर्नाटक, केरल ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े। हाँ जी। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में है, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, बिल्कुल ठीक है। तो ये पूछना क्या चाहता है? कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर, प्रधान, अरे भई इसमें भूमध्य रेखा ही होना चाहिए। ऐसा पूछना चाहिए था इसको, भारत डैश रेखा के उत्तर में स्थित है और उसका आंसर क्या होना चाहिए था? भूमध्य रेखा। अगला बढ़ते हैं। एलएसी वास्तविक नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और डैश के बीच में एक भूमि सीमा है। किसके बीच में? भैया ये तो चीन ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। चीन के बीच में एलएसी। आगे बढ़े। सूर्य की अनुवर्तनिक किरणें कहाँ नहीं प्राप्त होती है? यानी कि वर्टिकल रेज़ सीधी रेखाओं की बात कर रहा है ये। कहाँ नहीं होती है? चेन्नई हो गया, अहमदाबाद, श्रीनगर, भोपाल। श्रीनगर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े। भारत का अक्षांशीय विस्तार है, ये तो हमने बात करी हुई है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ जी, 8 डिग्री से 33 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा भारत के डैश राज्य से होकर गुजरती है, बिल्कुल ठीक है। 8 राज्यों की बात करी, उसमें से महाराष्ट्र नहीं है, उत्तराखंड नहीं है, जम्मू-कश्मीर नहीं है, छत्तीसगढ़ ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस देखेंगे जल्दी-जल्दी से। तारामंडल के नामकरण के लिए जिम्मेवार है, रिस्पांसिबल फॉर नेमिंग कॉन्स्टेलेशंस इज़ कौन हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ें। हाँ जी, अगला प्रश्न। कितने तारामंडलों का नाम दिया गया है अब तक? कितने तारामंडलों को? 88 ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ें। तारे मुख्यतः बने हुए होते हैं, किससे बनते हैं भई तारे? क्या हीलियम ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन हीलियम, कार्बन और ऑक्सीजन या फिर कार्बन और नाइट्रोजन? भई क्या आंसर होना चाहिए? बिल्कुल, हाइड्रोजन और हीलियम ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम। देखो, अगर ऑक्सीजन होगी तो वहाँ पे जीवन होगा, लेकिन हमें अभी तक ऐसा प्रमाण नहीं मिला हुआ है। तो हाइड्रोजन और हीलियम सही आंसर। आगे बढ़ें। आकाशगंगा के प्रमुख प्रकारों में से एक नहीं है। आकाशगंगा किस-किस तरह की हो सकती है? तो हमें बताना है कि किस तरह की नहीं हो सकती। सर्पीली, हाँ जी, सर्पीली तो होती है, अनियमित, दीर्घवृत्ताकार या फिर नेबुलर। भई अगर मैं बात करूँ दीर्घवृत्ताकार भी होती है, अनियमित लेकिन नेबुलर नेबुलर प्रकार की नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। ग्रेट बियर नाम है, किसका नाम है? इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना भई, ग्रेट बियर किसका नाम है? तारामंडल, ग्रह, नक्षत्र, निहारिका, तारामंडल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ें। हब्बल का नियम संबंधित है, हब्बल्स लॉ इज रिलेटेड टू किससे संबंधित होगा भई? गुरुत्वाकर्षण से? नहीं भई ये तो नहीं होगा। आकाशगंगा की गति, सौरमंडल की संरचना से या खगोल शास्त्र से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आकाशगंगा की गति से, मोशन या बोलेंगे मूवमेंट ऑफ गैलेक्सीज ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ें। इस ग्रह के दूसरे प्रमुख चंद्रमा में सबसे गहरा तल है। द सेकंड लार्जेस्ट मून ऑफ दिस प्लैनेट हैज द डीपेस्ट नोन डिप्रेशन। मतलब कि ये पूछ रहा है कि कौन सा ग्रह है जिसके दूसरे चंद्रमा पर सबसे गहरी खाई देखने को मिलती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शनि, सैटर्न जिसको हम बोलते हैं, सैटर्न। आगे बढ़े। अगला। रात में आकाश में सबसे चमकीला तारा है, सभी को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, बोलेंगे सीरियस ए ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आवर्तीय गैस के तारे के बीच धूल व बादल को कहा जाता है? बोला हाइड्रोजन भी है, हीलियम भी है और भी गैसें, ठीक है? और बोला कि उनके बीच में धूल व बादलों को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है नेबुला ऑप्शन नंबर बी।
इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना इसको। आगे बढ़ें। अगला, पुच्छल तारा क्या है? अ कॉमेट इज़, सबको पता होना चाहिए पुच्छल तारा क्या होता है? देखो, पुच्छल तारे की बात करूँ तो ये किससे बना होता है? धूल से बना हुआ होता है, गैसों से बना हुआ होता है और बर्फ से बना हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिघली बर्फ की पूछधारी आकाशीय वस्तु। आगे बढ़ते हैं। अगला, सन 1610 में गैलीलियो गैलीली द्वारा खोजे गए सैटेलाइट की संख्या है। कितनी सैटेलाइट उन्होंने खोजी थी? किसने? गैलीलियो गैलीली ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बोलेंगे 2, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होना चाहिए। 1, 2, 3, 4 भाई, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। 4, 4 खोजी गई थी। कौन-कौन सी थी? एक तो यूरोपा है, यूरोपा की नाम है गैनीमेड, गैनीमेड ध्यान रखना, कैलिस्टो, कैलिस्टो भी आपने ध्यान में रखना और एक और कौन-सा हो जाएगा? आयो, क्या बोलेंगे? आयो। चलें आगे बढ़ते हैं। टेलीस्कोप या यंत्रों के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक विधि से आकाशगंगा को दर्शाते हैं। कौन ये काम करता है? गैलेक्सी की स्टडी यूजिंग टेलीस्कोप और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, उनको क्या बोला जाता है? बोलेंगे सर खगोल विज्ञान बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन आगे देखें, उत्तरी आकाशीय गोलार्ध के डैश क्षेत्र को ग्रे कहा, हाँ जी, डैश रीजन ऑफ नॉर्दर्न सेलेस्टियल हेमिस्फीयर इज नोन एज ग्रेट बियर। कौन सा? उत्तरी, अरे इसका आंसर तो हो जाएगा ध्रुवीय, ऑप्शन नंबर सी। उत्तरी आकाशीय गोलार्ध के ध्रुवीय क्षेत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है। आगे बढ़े। एक उपग्रह पिंड नहीं है, इनमें से कौन-सा एक सैटेलाइट नहीं है? भई अगर मैं बात करूँ चंद्रमा तो भारत की है, फोबोस और डीमोस तो ये सैटर्न की। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा भई, सूरज एक सैटेलाइट नहीं है। क्या है ये? प्लैनेट? नहीं भई, ये तो तारा है। आगे बढ़ें। वह आकाशीय पिंड जो रात के समय आकाश में चमकता है, कौन चमकता है? रात के समय तारा चमकता है। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। शब्द कॉमेट प्राचीन डैश शब्द से आया है, जिसका अर्थ लंबी पूँछ वाला तारा होता है। बताना है हमें कौन से शब्द कौन से लैंग्वेज से आया है? अरबी, फारसी, यूनानी या फिर हिब्रू? सही आंसर हो जाएगा यूनानी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। यूनानी बोले तो ग्रीक, ग्रीक लैंग्वेज। आगे बढ़ें। साप्ताहिक तारा होता है, साप्ताहिक तारा कौन-सा होता है? यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि सप्ताह के बाद आने वाला, या वो रोज़ नहीं आता है, कभी-कभी आता है ना? नियमित अंतराल पर चमकने वाला तारा, ठीक है? प्रॉपर टाइम के बाद, आज आ गया, फिर 7 दिन बाद आएगा, फिर 14 दिन बाद आएगा, इस तरह से। आगे बढ़ें। एस्टेरॉयड 316201 मलेला निम्न 2 ग्रहों के बीच मुख्य बेल्ट में स्थित है। अरे! अगर मैं आपको बोलूँ तो हमने देखा था कि हमारा जो मार्स है बिल्कुल ठीक है और है जुपिटर, बिल्कुल ठीक है। इसके बीच में हमें क्या देखने को मिलती है? क्षुद्र ग्रहों की एक बेल्ट देखने को मिलती है। क्षुद्र बोले तो छोटे-छोटे ग्रहों की। उन्हीं के बीच में यह एक ग्रह भी, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मार्स यानी कि मंगल और जुपिटर यानी कि बृहस्पति। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भिन्न-भिन्न सिद्धांत उपग्रह की व्याख्या करता है। क्या बोलेंगे? भिन्न-भिन्न, भिन्न-भिन्न की बात हो जाएगी, क्या है ये? बोले सौर विकिरण हो गया और क्या हो गया? उपग्रहों की गति या फिर ब्लैक बॉडी विकिरण या फिर तारकीय विस्फोट। इम्पोर्टेंट प्रश्न मार्क कर रहा हूँ। इम्पोर्टेंट प्रश्न ध्यान में रखना है इसको, ठीक है? क्या आंसर होना चाहिए भई इसका? आप बोलेंगे सर इसका आंसर तो सी होना चाहिए, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी विकिरण। आगे बढ़ते हैं। अगला, पृथ्वी की छाया, देखो पृथ्वी है हमारी ओवल शेप की है, ऐसे बोलेंगे? बोलेंगे सर हाँ जी ओवल शेप की है। बोले कि इसकी जो छाया है वो कैसी दिखने को मिलती है? बोलेंगे सर त्रिभुजाकार, ऑप्शन नंबर बी, ओके त्रिभुजाकार।
तो पृथ्वी की छाया चंद्र ग्रहण के समय त्रिकोणीय दिखाई देती है, ये भी ध्यान में बात रखना। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, पॉलिटी के क्वेश्चन देखो, स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। देखो 1946 की बात करेंगे, 9 दिसंबर को पहली मीटिंग, तब सच्चिदानंद सिन्हा को चूज़ किया गया था। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 की बात करेंगे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चूज़ किया गया था। उसके बाद यही रहे थे, तो भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद भी यही रहेंगे। अगला प्रश्न, 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष की बात हो रही है, 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष, अभी बात करी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। अगला, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डैश तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कब प्रस्तुत किया था? बोलेंगे तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखें, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान उद्देश्यों के संकल्प यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रस्तुत किया गया, किसके द्वारा किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ऑप्शन सी, इंपॉर्टेंट मार्क करना फिर से। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, डैश वर्षों के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षरित किया गया, अप्रोक्सीमेटली की बात कर रहा है, इनकी सीधी सी बात बोल रहा है कि संविधान जो है उसको बनने में कितना समय लगा था, यही। तो लगभग लगभग 3 वर्ष बोल देंगे, क्या बोलेंगे? 2 साल 18, 2 साल 11 महीने 18 दिन, 18 दिन। देखो आसान क्वेश्चन है और घुमा के पूछा हुआ। आगे देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेशी मंत्री थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेशी मंत्री, भाई विदेश मंत्रालय किसके पास? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास ही था, ऑप्शन नंबर सी। अगला, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया? हमने फर्स्ट लेक्चर में भी बात करी थी, आर के शनमुगन शेट्टी, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखें, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने डैश की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ें, भारतीय संविधान के जनक के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को माना जाता है। आगे देखें, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई 9 दिसंबर 1946 को। आगे देखें, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान देश का है, भारत देश का है भाई, इम्पोर्टेंट। आगे, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, बोलेंगे 26 नवंबर, ऑप्शन नंबर डी। इसी दिन संविधान को अपनाया गया, अंगीकृत किया गया और बनकर तैयार हुआ, बनकर तैयार हुआ। आगे बढ़े, हाँ जी, डैश को संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया, कौन सा भाई? 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ें, भारत का सर्वोच्च कानून माना जाता है भारतीय संविधान को। आगे बढ़ें, उत्पाद, अब आगे इकोनॉमिक्स, ओके, इकोनॉमिक्स आ गई, ठीक है जी। इकोनॉमिक्स के प्रश्न इनको सॉल्व करते हैं, जल्दी से देखेंगे। हाँ जी, उत्पादन के 4 कारक हैं। उत्पादन के 4 कारक, सबसे पहले बहुत ही ज़रूरी क्या आ जाता है? बोलेंगे सर पहले तो हमारे पास भूमि होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। फिर काम करने वाले लोग, और फिर उसके बाद पैसा भी होना चाहिए, और फिर उसके बाद इंडस्ट्री, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अल्पकालीन औसत लागत डैश के बराबर होती है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के फॉर्मूला बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ऑप्शन नंबर सी। क्या बोलेंगे? औसत परिवर्तनीय लागत प्लस औसत नियत लागत, बिल्कुल ठीक है। ए बी सी प्लस ए एफ सी, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, देख लेना भाई।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला, उत्पाद के डैश चरण में सीमांत उत्पाद का वक्र ऋणात्मक क्षेत्रों में गमन करता है। देखें, इन विच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन डज द मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व मूव इनटू द नेगेटिव रीजन? कौन से स्टेज में? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेज नंबर 3। तो इसके लिए हमें मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व के बारे में पता होना चाहिए और उसकी स्टेजों के बारे में। आगे बढ़ते हैं। परवर्ती निवेश को उत्पादन की प्रति इकाई के रूप में परिभाषित किया जाता है। मार्जिनल इन्वेस्टमेंट इज डिफाइंड एज द आउटपुट पर यूनिट ऑफ। इसका सही आंसर देखें, पहले तो टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, ऑप्शन नंबर डी, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सही हो। निवेश। आगे बढ़े। इस उत्पाद फलन में उत्पादन के सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं, यानी कि सारे के सारे फैक्टर्स कैसे हैं? वेरिएबल हैं, बदल सकते हैं। उसी के बारे में हमें बताना है। अल्पकालीन, दीर्घकालीन, सीमांत उत्पादन या फिर औसत उत्पादन? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दीर्घकालीन, लॉन्ग रन। जितना लंबा समय, उसमें उसमें उतनी ही हमें क्या देखने को मिल सकती है? भाई उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्ति वक्र पर वह बिंदु जिस पर कोई फर्म केवल सामान्य लाभ अर्जित करती है और फर्म अर्न्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, वो हमें बताना है, वो पॉइंट बताना है। शून्य लाभ बिंदु? नहीं भाई, शून्य लाभ तो नहीं होता है। न्यूनतम लाभ बिंदु? उसमें तो बिल्कुल कम होगा। सामान्य बिंदु? तो नॉर्मल पॉइंट आ गया। और ब्रेक इवन बिंदु? हाँ भाई, ये होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रेक इवन पॉइंट होता है। आगे बढ़े। डैश मांग बकर लोचदार होता है, ये डिमांड कर्व की बात हो रही है। डिमांड कर्व। अब बोला डिमांड कर्व इज इलास्टिक व्हेन डैश एंड इन इलास्टिक व्हेन। तो इस कर्व के बारे में हमें पता होना चाहिए। हालांकि इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीमांत राजस्व का मान धनात्मक होने पर। यहाँ पे आ जाएगा, पहले वाले ऑप्शन में ये आ जाएगा, और दूसरे में सीमांत राजस्व का मान ऋणात्मक होने पर। तो जब हमारा राजस्व रेवेन्यू जो है वो पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, पॉजिटिव, तब इलास्टिक है भाई। और जब ये ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव होता है तो ये इनइलास्टिक। आगे बढ़े। किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को उसकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से विभाजित कर जो प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोल रहा है? किसी वस्तु की मांग प्रतिशत क्या हो गया? डिमांड परसेंटेज, है ना जी? डिवाइड बाय को उसकी कीमत प्रतिशत में परिवर्तन, चेंज इन, क्या बोलेंगे? चेंज इन डिमांड परसेंटेज अपॉन चेंज इन कॉस्ट परसेंटेज, इसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए बी सी में दिया हुआ है और इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, मांग की कमी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आगे बढ़े। वह गुणांक सिद्धांत जिसमें बताया गया है कि सरकार जितना अधिक खर्च करेगी, अर्थव्यवस्था उतनी ही समृद्ध होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क। उस सिद्धांत के बारे में बताना है जिसमें बोला गया सरकार जितना खर्च करेगी, अर्थव्यवस्था उतनी ही समृद्ध होगी। क्या आंसर होगा? ये है किन्सियन गुणांक, ऑप्शन नंबर सी, किन्सियन मल्टीप्लायर। ये ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला देखिए। देखें, निवल मूल्य, द फॉर्मूला फॉर नेट वर्थ। नेट वर्थ के लिए क्या सूत्र है? हाँ जी, बोलेंगे असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। यही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। असेट्स माइनस लाइबिलिटीज, असेट्स और लाइबिलिटीज। असेट्स जितनी भी हमारी पूंजी है दैट इज असेट्स, और लाइबिलिटीज जिनको हमें पे करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आर्थिक लाभ कमाने के लिए वस्तु या सेवाओं के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाला इनपुट क्या कहलाता है? बोला जब हम किसी चीज को गुड्स की प्रोडक्शन करते हैं और कोई सर्विस देते हैं तो हमें प्रॉफिट मिलता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसके लिए हमें क्या इनपुट देनी पड़ती है?
ओके? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्पादन के घटक गठन के रूप उत्पादन के घटक के रूप में बोलेंगे एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। चलिए आगे बढ़े। किसी चर के निर्धारित मूल्य के विपरीत उसके वास्तविक या साधारण मूल्य को कहा जाता है द एक्चुअल एंड नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल एज अपोज्ड टू इट्स फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड। ऑप्शन देखें, रियल इंड्यूसमेंट, एक्चुअल प्राइस, रियल इंसेंटिव या फिर रियल वेरिएबल। अरे इसका आंसर हो जाएगा रियल वेरिएबल, ऑप्शन नंबर डी, है ना। बदलाव होना, वेरी करना, दैट इज। आगे, डैश के कारण अल्पकालिक सीमांत लागत वक्र यू आकृति का होता है। शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज यू शेप्ड ड्यू टू, किस वजह से होता है? तो ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ध्यान में रखना ये वाली बात। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र में डैश एक चक्र होता है, ठीक है जी, होता है, जो एक ग्राफ पर अंकित होता है। उन कार्यों के सभी संयोजनों को दर्शाते हैं जो एक दिए गए संसाधन बजट पर आधारित होते हैं। वो साइकिल का नाम बताना है हमने, जो कि डिपिक्टिंग ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शंस अंडर अ गिवन रिसोर्स बजट। और ऑप्शन क्या-क्या हैं? रिसोर्स साइकिल, कॉम्बिनेशन साइकिल, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फिर प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा भाई। उत्पादन पॉसिबिलिटी कर्व, है ना? पॉसिबिलिटी लगाते हैं, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। जब सभी इनपुट में अनुपातिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप आउटपुट में बहुअनुपात में वृद्धि होती है। बोला कि हमने इनपुट तो लगा दी, मान लेते हैं 10 पैसा लगा दिया और हमें मिला कितना 15, यानी कि आउटपुट में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। ये हमें बताना है कि किसको। स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न बोलेंगे इसको, स्टेज ऑफ कांस्टेंट रिटर्न, स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न या फिर प्रोडक्शन। तो इंक्रीजिंग रिटर्न ही हुए, ज़्यादा हमें फ़ायदा हुआ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक होगा इसके लिए, बढ़ती प्रतिफल की अवस्था। नेक्स्ट, अगला, हर इनपुट के प्रति इकाई आउटपुट के रूप में परिभाषित किया जाता है। ईच यूनिट ऑफ इनपुट इज डिफाइंड इन टर्म ऑफ आउटपुट एज, कैसे? टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल या फिर रियल प्रोडक्ट। सही आंसर क्या हो जाएगा? मार्जिनल प्रोडक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए। खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर कहा जाता है। बोला कोई भी फूड है, क्लॉथ है या किसी भी प्रकार की मनोरंजन वाली सेवाएं हैं, जब कस्टमर या उपभोक्ता उसको खरीद लेता है तब उसको क्या बोला जाता है? कंज्यूमर गुड्स, यानी कि कस्टमर गुड्स भी बोलेंगे। उपभोग वस्तुएं। आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु या सेवा के मूल्य पर सरकार द्वारा लाई गई परिसीमा को कहा जाता है। अरे सरकार क्या लगाता है? मिनिमम सपोर्ट टैक्स, मैक्सिमम प्राइस कंट्रोल, सीलिंग प्राइस या फिर प्राइस कैप। क्या आंसर होगा भाई? इसके लिए होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊपरी सीमा मूल्य, सीलिंग प्राइस जिसको हम बोलेंगे। ठीक? कि आप इससे ज्यादा इसको नहीं बेच सकते। आगे देखो, उपभोक्ता द्वारा स्वेच्छा से किसी वस्तु के लिए भुगतान करना और उसके द्वारा भुगतान किए गए वास्तविक मूल्य के अंतर को क्या कहते हैं? देखो, डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे एंड व्हाट दे एक्चुअल पे इज कॉल्ड। क्या बोलेंगे भाई इसको? बोला कि मान लेते हैं एक वस्तु है, अ, उसका मैंने सिर्फ 10 रुपए ही देना है, लेकिन मुझे देना कितना पड़ रहा है? 12 रुपए देना पड़ रहा है। इसको क्या बोलेंगे? इसके डिफरेंस को क्या बोला जाएगा? भाई सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, उपभोक्ता अधिशेष, कंज्यूमर सरप्लस। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखें। लास्ट प्रश्न हमारी वीडियो का। जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है तो सीमांत उपयोगिता हो जाती है। व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमाइज्ड, मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स
0 यस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसके। तो जो हमारी सीमांत उपयोगिता हो जाती है वो 0 हो जाती है। दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन हमने कवर किए हुए हैं। हमारे साथ जुड़े रहें, इसी प्रकार हम आपके लिए हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस लाएँगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।